टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हो, रोल ऑफ पेस्टिसाइड इन वेजिटेबल पेस्ट मैनेजमेंट। वैसे इसमें बीच में एक वर्ड छूट गया है, रोल ऑफ पेस्टिसाइड इन वेजिटेबल पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, बट ऑब्वियसली मैनेजमेंट की बात भी हम करेंगे इसमें। पेस्ट, सबसे पहले पेस्ट, मैंने उस दिन बताया था, बड़ा छोटा सा आपको टॉपिक बताया था, व्हाट इज ए पेस्ट। तो जब हम पेस्ट की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके प्राइमरी क्रॉप को, जो आपका बेसिक क्रॉप है, जो आपका फोकस्ड क्रॉप है, हम कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी क्रॉप को हम ले रहे हैं, वो मेरा इंटरेस्ट वाला जो क्रॉप है, उसके अंदर जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट विल बी पेस्ट। वो बड़ा भी हो सकता है, नीलगाय भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है, वो आपका कीड़ा भी हो सकता है, वो आपका वीड भी हो सकता है, वो इवन दूसरी वैरायटी भी हो सकती है। जैसे आप सपोज आपने ब्रोकली लगाई, ब्रोकली के बीच में आपने ग्रीन ब्रोकली लगाई थी, उसमें पर्पल ब्रोकली निकल गई, उसमें येलो ब्रोकली निकल गई, दैट इज ऑल्सो पेस्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको अगर हम लेके चलते हैं तो उसको हम पेस्ट मानते हैं, और ये पेस्ट ही हमारा जो है इसके ऊपर ही है। तो इसके अंदर इंसेक्ट भी आ रहा है, इसके अंदर मतलब जो डिजीज हैं वो सारे, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, सब कुछ आता है, और इसमें वीड्स भी आते हैं, इसमें रोडेंट्स भी आते हैं, चूहा वगैरह जो हमारे क्रॉप को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, वो भी आता है। तो नील गाय है, वो भी डैमेज करता है, सुअर भी कई जगह बहुत ज़्यादा हैवक है, इवन बर्ड्स जैसे तोता वगैरह भी आपने देखा होगा कि वो भी डैमेज करता है, खास करके मक्की के दिनों में या सरसों वगैरह के दिनों में आपने देखा होगा, तोता बिल्कुल वो उस पूरा का पूरा जो फलियां है वो लेकर के चला जाता है। तो दैट सब कुछ को इंक्लूड करते हैं हम पेस्ट में। और इवन आपने पानी में देखा होगा मोलस्का, जिसको हम बोलते हैं स्नेल, जिसमें फिले वगैरह जो भी आपने पिछले बार बोला था, वो भी पेस्ट ही है। तो डेफिनेटली है कि पेस्ट का मतलब हमारा ब्रॉड है। जब हम किसी दुकान को ये बोलेंगे, वैसे नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं कि पेस्टिसाइड दो, बड़ा कहने में इजी लगता है, पेस्टिसाइड नहीं। जब भी हम बोलेंगे तो अगर इंसेक्ट को मारना है तो हम इंसेक्टिसाइड बोलेंगे, फंगस को मारना है तो फंजीसाइड बोलेंगे, बैक्टीरिया को मारना है तो बैक्टीसाइड बोलेंगे, रोडेंट को मारना है तो रोडेंटिसाइड बोलेंगे। उसी तरह से हमारे तो बड़ा ही सिंपल सा जो इसका आप कह सकते हो कि डेफिनेशन है। और दूसरा पेस्टिसाइड जिसको हम बोल रहे हैं, उसी को, जिस पेस्ट को हम किल करते हैं, दैट इज ए पेस्टिसाइड। साइड मीन्स किल, टू किल, किसी को भी, जिसको भी हम किल करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी पेस्टिसाइड। जैसे इंसेक्ट को मैंने बोला कि हमारा अगर टारगेट इंसेक्ट है तो हमारा वो जो किल करने वाला होगा वो इंसेक्टिसाइड होगा, फंगस को करने वाला फंजीसाइड होगा, बैक्टीरिया को किल करने वाला बैक्टीसाइड होगा। यहाँ से जाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर वीड्स को मार रहे हैं तो हर्बिसाइड्स है या वीडिसाइड्स है, या हमने चूहे के कैटेगरी के जो डिफरेंट टाइप के मतलब एनिमल्स कर सकते हो, या आपको छोटे छोटे रोडेंट्स होते हैं उसको किल करने वाला रोडेंटिसाइड होता है। अगर माइट्स को किल करते हैं तो स्पेशल माइट्स का एक कैटेगरी है, इंसेक्ट में आता है ये, बट माइट्स को स्पेशल मारने, क्योंकि माइट्स का कैरेक्टर और इंसेक्ट का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, हम बाद में बताएंगे इसको जब डिफिनेशन करेंगे। तो उसको अकेरीसाइड बोलते हैं। रेपलेंट्स को, जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीज ऐसा घर में रख दो जैसे मक्खियां भाग जाए, मरे नहीं, दैट इज ए रेपलेंट। जैसे नीम का हम स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे कीड़े जो है वो भाग जाते हैं, दैट कम्स अंडर रेपलेंट्स के अंदर, उसको हम एस्केप करते हैं, उसको हमारा फोकस होता है कि उसको हमको भगाना है। और मोलस्किसाइड जैसे आपको बोला, फिले वगैरह जो आता है, और निमेटिसाइड्स, निमेटोड के कारण को मारने के लिए निमेटिसाइड्स, जो निमेटोड्स जड़ के नीचे होता है, मोस्टली इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, और ये हमारे जो अच्छे प्लांट्स हैं उसी के ऊपर सर्वाइव करता है। मोस्टली मैंने देखा है कि वाइल्ड प्लांट्स पे बहुत कम सर्वाइव करता है, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट हैं उसी के ऊपर सर्वाइव करता है, तो उसको हम बोलते हैं निमेटिसाइड। तो दिस इज द थिंग कि हमारा टोटल आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा वो इसी के ऊपर फोकस्ड रहेगा। और आपने बीच में जो भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क, कोई ऐसा नहीं कि कोई इंटरप्ट करने वाली बात है कि मेरा लेक्चर खत्म होने दो, तो वो वैसी वाली बात नहीं है बिल्कुल। हाँ, पेस्टिसाइड को हम 3 तरह से लेते हैं। कोई भी पेस्टिसाइड हम, एक तो होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था। कॉन्टैक्ट मतलब वो कॉन्टैक्ट में आना चाहिए पेस्टिसाइड के, जिस भी भाग को हम कॉन्टैक्ट, जैसे हम ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, ऊपर से दर्द हो रहा है, जहां दर्द होता है वहीं हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। वो वहीं पे हम लगाते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं, बट उसको हम इनहेल नहीं करते हैं, उसको हम वहीं पे लगाते हैं, और वो पर्टिकुलर जगह पे वो एक्शन क्रिएट करता है, और अल्टीमेटली हमारा पेन रिलीफ होता है। जिस सर दर्द होता है तो हम बाम लगाते हैं, या कुछ भी जो भी है, जॉइंट्स पेन होता है तो बाहर से लगाने वाले। तो दीज ऑल आर
जो हम कहते हैं ये कांटेक्ट के द्वारा, जब तक हम ये कांटेक्ट में नहीं आएगा, हमको इसको खा के देखेंगे तो नहीं इफेक्ट करेगा, इसको कांटेक्ट में लाना, जहां दर्द है उसके कांटेक्ट में इसको आना चाहिए। पट्टियां बांधना जो हम करते हैं, कई बार गर्म पानी से सिकाई करना, दिस ऑल आर कांटेक्ट। तो उसी तरह से हमारे जितने भी पेस्टिसाइड यूज होते हैं, दैट इज उसमें एक कैटेगरी है जो कांटेक्ट वाला है, जिसको हम स्प्रे करते हैं। अगर वो भाग छूट गया जिसको हमको टारगेट था, जैसे सपोज कोई ऐसा इंसेक्ट है जो लीफ के नीचे रहता है ना, और आपने स्प्रे किया और वो कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो वो जब तक उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो छुपा रहेगा। अगर आपने ऐसा स्प्रे किया है कि वो पीछे के भाग को वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, टारगेट तक पहुंच नहीं पाया हमारा जो स्प्रे, तो डेफिनेटली वो किल नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं वो कांटेक्ट वाला। दूसरा है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक वो होता है कि हम कहीं से भी उसको कितना भी मात्रा में डाल दें, हल्की मात्रा में भी अगर उसके प्लांट के ऊपर लग गया, उसका बड़ा अच्छा सा उदाहरण है जैसे हम ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं। ग्लाइफोसेट सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बहुत ग्लाइसिल के नाम से आता है, या ग्लाइको कॉम्प्लेक्स के कई सारे उसके जो ट्रेड नेम है वो तो बहुत सारे हैं। उसको क्या है ना, आप प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर टच करेगा वो, तो अल्टीमेटली प्लांट के पूरे सिस्टम में चला जाता है। और टारगेट क्या होता है इस इंसेक्टिसाइड, इस हर्बिसाइड्स का टारगेट क्या होता है, रूट को डैमेज करना। तो जहां से भी स्प्रे करेंगे अल्टीमेटली वो रूट तक ही जाएगा, और रूट के पास पहुंच करके रूट को डैमेज करेगा। प्लांट के पार्ट को डैमेज नहीं करता है, ये रूट को ही डैमेज कर देता है, और रूट जहां डैमेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली पूरा प्लांट सूख जाता है। तो हर्बिसाइड का ये जो एक्शन है दैट इज कॉल्ड जो आपका है सिस्टेमिक। और जो पैराक्वेट हम करते हैं, जिसमें जैसे अगर आपको सपोज शादी है, हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शन, बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लिया कोई मैरिज पैलेस है और या कोई ऐसा फंक्शन होने वाला है कि आज ही इस ग्राउंड में, कल ही इसमें होना है, और ये सारा घास फैला हुआ है। तो कई बार देखा होगा आपने कि कहते हैं कि सारे घास की कटाई कर दो, इतना अगर उसके पास मैन पावर नहीं है या ऐसे मशीनरीज नहीं है जो मोअर वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं ना, पैराक्वेट का, ग्रामेक्सोन का स्प्रे कर देते हैं। और ग्रामेक्सोन का स्प्रे का इफेक्ट ऐसा है कि विद इन 4 to 5 आवर अगर धूप अच्छी है तो वो पूरा का पूरा को जला देगा, वो एकदम पूरे को खत्म कर देगा। और आपके लिए जो काम करने की चीजें हैं कि विद इन 24 आवर यू कैन डू इट, कि आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो हैं कॉन्टैक्ट वाले, और जो सिस्टेमिक हैं वो ग्लाइफोसेट है। तीसरा जो आता है स्टोमक पॉइजन, जैसे हम रोडेंटिसाइड वगैरह को, जब तक वो खाएगा नहीं, इनहेल नहीं करेगा सिस्टम के द्वारा, जो एक्चुअल इन अंदर खाने की चीजें हैं मुंह के द्वारा, जब तक वो इनटेक नहीं करेगा तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा। चूहा, मान लिया कि आपने कोई चीज डाल दिया है चूहा को मारने के लिए, चूहा जब तक उसके पास घूमता रहे, उसके टच भी करे, कुछ भी करे, हो सकता है उसको कुछ नहीं होगा जब तक वो इनटेक नहीं करेगा। तो ठीक है, 3 तरह के आपके पेस्टिसाइड का कैटेगरी होता है। तो 3 ही तरह के मैंने बोला, एक सिस्टेमिक, कॉन्टैक्ट, और तीसरा जो है आपका स्टोमक पॉइजन। सही देखिए, किसी भी पेस्टिसाइड को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो होती है कि फसल की सही पहचान आपको होनी चाहिए। किस पेस्टिसाइड को आप कौन सी फसल पे आपने स्प्रे का, जिसलिए जैसे मेरे को कई बार कई किसान ऐसे भी होते हैं जो मेरे को ऐसा कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है। तो हमारा फर्ज बनता है, बीइंग ए साइंटिस्ट, हमारा फर्ज बनता है कि मैं उसको पूछूं कौन सी क्रॉप है। अगर वो बोलेगा मटर है तो उसके लिए कोई अलग सा पेस्टिसाइड होगा, या कोई और चीज, कोई और क्रॉप। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इवन आप 1551 जो है आपका किसान कॉल सेंटर, कभी कॉल किया है आप लोगों ने 1551 पे? है नहीं किया है? इसका नंबर आता है 1800 1800 180 1551, है ना। ये नंबर है, इस पे जब आप कॉल करेंगे, मोबाइल से भी हो जाता है, लैंडलाइन से भी हो जाता है। जब इस पे कॉल करेंगे, कोई कॉल उठाएगा, आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो आप बताओगे एग्रीकल्चर में ये समस्या है। सबसे पहले वो क्रॉप के बारे में, सबसे पहले वो कहेगा कि कहां से बात कर रहे हैं। तो वो तो चीज एक जनरल है कि जिस जोन में बात करोगे उस जोन के साइंटिस्ट को वो कांटेक्ट करता है, और फिर वहां से आपको जिस क्रॉप के बारे में आपको है, अगर फ्लोरिकल्चर का है तो फ्लोरिकल्चर साइंटिस्ट से बात करेगा, या वेजिटेबल का होगा तो वेजिटेबल साइंटिस्ट। हमारे भी कई कॉल आते रहते हैं, जब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके ऊपर कॉल आने वाली है और आप इस फार्मर का जवाब दो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1551 से हम सब जुड़े हुए हैं एक तरह से। कोई भी साइंटिस्ट है वो इसको छोड़ नहीं सकता। मोस्टली इसमें 3 साइंटिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वेजिटेबल वाला, दूसरा पेस्टिसाइड वाला,
जो पैथोलॉजी बोल लीजिए और एंटोमोलॉजी बोल लीजिए, तीसरा जो होता है एग्रोनॉमी वाला। तो तीन ही साइंटिस्ट मोस्टली तीन से रिलेवेंट होते हैं। चौथा वैसे कह सकते हो तो वो है एनिमल के बारे में, जो वेटनरियन डॉक्टर के बारे में है। तो ये तीन चार सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक मैंने देखा है मोस्टली कवर होते हैं। और इसमें आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी, जितनी बात आप पूछना चाहते हैं। हाँ, ये है कि जब भी आप कॉल कीजिए, इस कॉल में एक ही चीज देखा है, यू हैव टू बी प्रिपेयर। पहले आप रेडी हो जाए कि मैंने तीन चीजें पूछनी है। वो है कि क्वेश्चन आपके स्मॉल होने चाहिए, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछना है आपने। हमारा टमाटर की 15 दिन की या 50 दिन की मेरी फसल है, वे फल लगने वाले हैं और इसमें ये वाली समस्या आ रही है। बहुत ही क्रिस्प क्वेश्चन आपने बनाना है। ये नहीं कि ये लगाया तो 15 दिन पहले था, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, वो करेंगे आप ना तो वो कट हो जाएगा। तो इसलिए आपने पहले क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जब दिमाग में, और देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, और एक ही लाइन में आप उस क्वेश्चन को बोल करके फिनिश कर दीजिए। फिर उसका जवाब आप देखेंगे ना तो वो एकदम रिलेवेंट आपको जवाब मिलेगा। जब घुमाएंगे तो थोड़ा सा साइंटिस्ट का भी पता नहीं लगता है कि कौन सा साइंटिस्ट आपको जवाब दे रहा है। तो ये चीजें हैं। तो सही फसल की पहचान आपकी सबसे पहले जरूरी है। दूसरी, कीट की पहचान। इंसेक्ट को आप कोई नहीं पहचानता है, हम भी नहीं पहचानते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन हम इतना देखते हैं कि किस तरह का डैमेज कर रहा है। क्या वो पत्ते को खा रहा है, क्या पत्ते का रस चूस रहा है, या कोई पत्ते की ग्रोथ ही बंद कर दी, या पत्ते का ऊपर वाला भाग खा रहा है, या पत्ते के फल के अंदर छेद कर रहा है, या कीड़ा जो है वो फूल को ही डैमेज कर रहा है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा आइडिया, आपको जरूरी नहीं है इसके बारे में कि इंसेक्ट के बारे में बिल्कुल पता ही हो। कलर ऑफ द इंसेक्ट, आप कलर भी बताएंगे ना, ब्लैक रंग का कीड़ा है, उसके ऊपर पीले रंग का धारी है, ऐसा है वैसा है, वो बोल सकते हैं आप। लेकिन ये इस तरह की हैबिट है, तो ये भी एक जरूरी चीज है आपको पेस्टिसाइड का प्रॉपर यूज करने के लिए। उसके पहले ये जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसीलिए हम कई बार जिस दुकानदार से मेरी दोस्ती होती है ना, उस दुकानदार को मैं बोलता हूँ जी आलू में पत्ते काले पड़ रहे हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है, सीधे बोल देता है ऐसा कर मेटालैक्सिल ले जा, मोनोक्रोटो वो ले जा, रेडोमिल ले जा, रिडोमिल MZ ले जा। क्योंकि वो जानता है कि अगर काम कर गया तो ठीक, नहीं काम करेगा तो फिर आएगा, तो फिर दोबारा मैं इसको दवाई दूंगा। तो वो बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हो तो आप जरूर उनसे, जैसे आप सॉइल के लिए, आप मान लिया फर्टिलाइजर के लिए अप्लाई करोगे, आप फर्टिलाइजर बेचोगे, तो आप पूछोगे उसको कि जिंक ही आप दोगे या सल्फर का ही कोई प्रोडक्ट दोगे, तो डेफिनेटली कि तूने पीएच चेक करवाया है, तूने देखा है कि उसमें पीएच की कौन सा पीएच है, उसमें कितने पीएच पे कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, या कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उसमें बताएगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले बताना चाहिए। ये एक पढ़ा लिखा जिसे बोलते हैं ना कि शॉपकीपर होता है, वो जरूरी होता है। डॉक्टर की पहचान भी यही है। उसके बाद है कि कीट और रोग। बहुत सारे ऐसे भी जो लगातार 15, 20, 25, 30 साल से खेती कर रहे हैं, तो उनको पहचान हो जाती है एग्जैक्टली कि डॉक्टर साहब मेरे को पाउडरी मिल्ड्यू आ गया, क्या बीमारी, क्या दवाई करें। पिछले बार तो मैंने ये, इवन दवाई का नाम भी बताते हैं, पिछले बार ये किया था तो कंट्रोल हो गया था। जैसे कल ही बात चल रही थी तो कि प्याज के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू है उसका अटैक हुआ है, और वो कह रहा है कि पिछले बार जब मैंने MZ डाला था रिडोमिल तो कंट्रोल हो गया था, इस बार रिडोमिल से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो उनके जानकारी को ओवरलैप नहीं करना, उनकी बात को पूरी सुननी है, पूरा बात उनका सुनिए, देन यू हैव टू रिप्लाई कि हाँ ठीक है, अगर आपका ये प्रॉब्लम है और आपने ये किया, लेकिन किस स्टेज पे आपने पिछले बार किया था। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कभी भी स्प्रे कर दिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसा प्लांट में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, ऑब्वियसली आपके पास एक आध फोन नंबर जरूर ऐसा होना चाहिए जो बढ़िया साइंटिस्ट हो, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो कहते हैं ना कि ट्रेडमार्क अगर नहीं होता तो कुछ भी कहीं भी बिक जाता। आप एक कपड़े भी खरीदने जाते हो तो ट्रेडमार्क देखते हो, आप देखते हो कि मेरे को एडिडास का लेना है, मेरे को नाइकी का लेना है, मेरे को इसका लेना है। तो ब्रांड तो एक चीज है, ब्रांड का जो मार्केट में ब्रांड बनना बहुत बड़ी बात होती है। वो आदमी का भी ब्रांड होता है, एक डॉक्टर का भी ब्रांड होता है कि वो डॉक्टर इतना अच्छा है कि अगर आप उसको ये बीमारी के बारे में बताओ तो वो सबसे बढ़िया इलाज करता है। दिस इज ए ब्रांड वैल्यू। तो वो भी एक इंसेक्टिसाइड की हो सकता है कि वो आपको साइपरमेथ्रिन दे रहा है। अब साइपरमेथ्रिन आप मार्केट में जाओगे तो एक ही दुकानदार के पास 10 ब्रांड के आपको मिल जाएंगे, बट जो उसमें 35% या 20% या 5% या 10% कोई भी चीज है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि देखो जी उन्होंने ये ब्रांड जो बायर का था वो ज्यादा इफेक्टिव था, सिजेंटा का कम इफेक्टिव था, UPL का कम था। वो ब्रांड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल अनब्रांडेड और
डुप्लीकेट बहुत चीज पेस्टिसाइड में इंडिया जो बचा हुआ है ना, पेस्टिसाइड इतना खाने के बावजूद भी हम अभी कैंसर से बचे हुए हैं। दिस इज द रीजन कि हम वी आर लकी, सो लकी कह सकते हैं कि इंडिया में जो हम स्प्रे करते हैं, बहुत सारे किसानों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो अनब्रांडेड होता है और उसमें लिखा रहता है कि 35%, सपोज पेंडिमेथिलीन यूज कर रहे हैं, उसमें 35 EC लिखा होता है। वो 35% है भी कि नहीं है, हो सकता है उसमें 5% ही हो। तो आपने तो वैसे स्प्रे कर दिया, कोई यूज हुआ नहीं आपका, आपको लगा कि ठीक है इससे तो हमारा फायदा नहीं हुआ, दूसरा डालते हैं। तो ये बहुत चीज़ है अनब्रांडेड, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जिसको अनब्रांडेड है और उसमें उतना जितना सॉल्ट होना चाहिए, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, एक्चुअल केमिकल जो होता है जितना होना चाहिए वो कई बार नहीं है। उसके कारण से इंडिया में पेस्टिसाइड का लोड ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होता है। इसके ऊपर और एक चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का इस पर कोई भी किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आप उसको जेल भेज सकता है। आप कुछ भी मार्केट में बेचने के लिए यू आर फ्री। बिकता है नहीं बिकता है वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ चीजों को छोड़कर, नारकोटिक्स को छोड़ करके, ड्रग्स को छोड़ करके, बाकी सब चीज बेचने के लिए आप फ्री हैं। आप खरीदने वाले आप हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं तो आप कह सकते थे ना ये समोसा किस तेल में तला है, कितनी बार तेल तूने गर्म किया है, और ये वाला समोसा के, तो आप उसको बोल सकते हैं तेरी वैल्यू तो 5 रुपए के बराबर नहीं है, इसकी तो 50 रुपए के बराबर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। यू आर फ्री टू सेल एनीथिंग यू कैन सेल। आपके पास खाली एक सेल का जो होता है जिसके लिए आप यहाँ आए हो, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एक शॉपकीपर हो और आप बेचते हो। लेकिन किस प्रोडक्ट को बेचते हो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जो जिसने चिपका दिया वो चिपका दिया, जिसने इसमें लिख दिया, जो उसकी वैल्यू लिख दी वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ आपको लगता है तो यू कैन टेस्ट इट। आप पैसे खर्च करके उसको किसी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है, टेस्ट होता है। कई लोग ऐसे आते हैं जो शहद बेचने के लिए आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब इसका सर्टिफिकेट चाहिए, कितना शुद्ध सर इसमें बैक्टीरिया कितना है, फंगस कितना है, वो सारी की वैल्यू चाहिए, कितना इसमें प्योरिटी है वो चाहिए, क्योंकि ताकि मैं ब्रांड बना करके बेच सकूं। तो आप अपने खर्च पे कर सकते हो ये भी आप, बट कंपनी वाला करके आपको देगा ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, पेस्टिसाइड की सही मात्रा, सही मात्रा बहुत जरूरी है। हम जो फेलियर है कहीं पे भी, तो हमारा फेल होने का एकमात्र कारण है कि हम पेस्टिसाइड को कभी भी रिकमेंडेड डोज में नहीं, इवन फर्टिलाइजर भी रिकमेंडेड डोज में हम नहीं डालते हैं। रिकमेंडेड डोज बहुत जरूरी है। रिकमेंडेड डोज अगर नहीं रहेगा तो किसी भी चीज की अधिक मात्रा वेस्टेज ऑफ मनी, किसी चीज की कम मात्रा प्रोडक्शन कम, उसका इफेक्ट कम। इसलिए दवाई जो बनाए जाते हैं, आप सोचते हैं ना कैप्सूल का साइज वही क्यों होता है, टैबलेट का साइज उतना क्यों होता है, कोई टैबलेट बहुत ही छोटा होता है, कोई टैबलेट बहुत बड़ा होता है, क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जिस मन का चाहा उस साइज का बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि जब भी आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो एक रिकमेंडेड डोज होता है और बहुत सारे टेस्टिंग के बाद वो रिकमेंडेड डोज फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं कंपनी ने बनाया प्रोडक्ट और लिख दिया 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ऐसा कहीं नहीं होता। ये वो होता है कि जब आप कोई चीज बनाओगे तो उसका 4, 5, 10, 12 यूनिवर्सिटी में उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट आने के बाद देन यू हैव टू गो कि पर्टिकुलर जिस चीज के लिए ये दवाई पेस्टिसाइड बनाई गई थी वो टारगेट पेस्ट किल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कम दवा अगर आप डालेंगे सही मात्रा में, तो बोल ही दिया कम दवा डालेंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा, सही मात्रा डालेंगे तो इफेक्टिव होगा, आपका सही जगह टारगेट लगेगा, सही क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो डेफिनेटली है कि वो इफेक्टिव होगा। किसानों की गलतियां, किसान भी आम गलती करता है, जो छोटी छोटी गलतियां होती है पेस्टिसाइड में, दवाओं का बहुत सारा आपने फार्मर को देखा होगा, आप भी बीइंग ए फार्मर आपने भी किया होगा कभी ऐसा कि बहुत सारा पेस्टिसाइड को इकट्ठे मिला देते हैं। कौन 5 कनाल का एरिया है, अब मैंने इनको बोल दिया कि आपने साइपरमेथ्रिन भी करना है, आपने बैक्टीरिसाइड भी करना है, बैक्टीरिया का कोई बैक्टीरिया सपोज एग्रोमाइसिन का भी स्प्रे करना है, आपने ये वाला 19-19-19 फर्टिलाइजर भी स्प्रे करनी है। अब आप क्या करोगे? तो आप कई बार किसान सोचता है वहां अपना दिमाग लगाता है, 3 बार जाएगा तो 3 दिन मेरे को स्प्रे करना पड़ेगा, या कोई 3 बार मतलब 3 घंटे हमको लग जाएंगे या 5 घंटे लग जाएंगे, तो ऐसा करते तीनों को मिक्स कर लेते हैं। और कई बार तो स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं हमारे को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब करना था कि नहीं, उसके बाद कहानियां खत्म हो जाती है। एक आध बार तो ऐसा केस हुआ है आपको हमीरपुर में, 25 कनाल में बंदे ने जो गलतियां होती है उसमें बता रहा हूं कि जो फार्मर ने खीरा लगाया, और गर्मियों का खीरा का बड़ा कॉस्ट होता है, आपको पता ही है, बहुत कॉस्टली होता है, और थोड़ा सा लास्ट जो हमारा बरसात का शुरुआत का खीरा होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है।
प्राइस अच्छा मिलता है, लोग वहां लगाते हैं, बड़े अच्छे खीरे लगाते हैं और अच्छा पैसा भी मिलता है उनको। पूरे में खीरा लगा दिया। अब बंदा चंडीगढ़ में है, उस समय मोबाइल था, वीडियो कॉल नहीं था, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं कि एकदम से वीडियो कॉल कर दिया। उसने बोला कि ग्रीन रंग का जो डब्बा है, अपने लेबर को बोल रहा है कि मौसम कैसा है, बोला खुला हुआ है, तो बोला ग्रीन रंग का डब्बा जो रखा हुआ है ना, वो ले करके और उसको स्प्रे कर दे। मेरे से पूछा उसने दवाई, ठीक है ना, मैं उस समय केबीके बड़ा में होता था हमीरपुर में, तो उसने जब पूछा मैंने बोल दिया कि ये वाली दवाई स्प्रे कर देना। उसने उस दवाई को आइडेंटिफाई करके रखा था कि ये वाली दवाई जो है वो ग्रीन कलर की है, और बगल में ही उसके जो है वो ग्लाइफोसेट रखा हुआ था। अब उसने जितना बोला उसके हिसाब से उसने डाल करके उसको स्प्रे कर दिया। अब उसने बोला 1 ml पर लीटर, ग्लाइफोसेट इफेक्टिव होता है 5 ml पर लीटर, तो क्वांटिटी तो कम था, लेकिन जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं 50 के करीब, अगर जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो डिलीशियस वेजिटेबल है जिसको हम बोल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा कम क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव वेजिटेबल है, वो खीरा है। और उस पर आप 1 ml या 0.5 ml का भी स्प्रे कर देंगे तो भी कंट्रोल नहीं होता। तो उसने स्प्रे कर दिया, ठीक है जी, वो अपना काम कर दिया, वहां से बोला उसने और उसने स्प्रे लेकर के सारा खेत को कर दिया। शाम को पहुंचा ये, रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे को फोन आया। ये गया होगा अब कई बार फार्मर की, और ये कोई मतलब ऐसा अनजान आदमी नहीं, अच्छा खासा फार्मर और मंत्री, हाँ रहल वाला, आपको भी हुआ होगा पता। और मेरे को फोन किया, फिर जब मैंने उसको, जब उसने फोन करके जब वो गया, उसने स्प्रे कर दिया और मेरे को 8 बजे फोन कर रहा है कि डॉक्टर साहब पूरा जो पत्ता है ना वो झुक गया है, झुक गया है, और क्या है नहीं है, जैसे भी हो गया, मुरझाया जैसा हो गया। रात को 8 बजे, जबकि अगर नॉर्मल स्थिति में भी रहता है तो वो पत्ते टर्जिड रहते हैं बिल्कुल, ऐसे सुबह जाकर के उसका इफेक्ट होता है। तो हो गया, उसने फोन किया, उसके बाद मैंने उसको उठवाया, मैंने बोला तो यहाँ लेबर कौन था, फिर मैंने सारी वो करने, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसेक्टिसाइड जो भी मैंने करवाया अगर वो डोज भी ज्यादा डाला होगा तो उसका इंसेक्टिसाइड का हायर डोज भी कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। उसके बाद उसने जाकर के देखा, सारा देखा, तो सारा जो पता लगा कि कौन सा किया था, उसने बताया कि ये वाला किया था। अब ये तो था, तो उसके बाद तो होना ही था। तो अल्टीमेटली ये चीजें फार्मर की बहुत बड़ी गलती है कि आप अपने लेबर के ऊपर भरोसा जो करते हो, जो बेचारा अनपढ़ है, पहले से आप जानते हो कि वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता, वो पढ़ नहीं सकता है, तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव, आइदर यू हैव टू मेक, कि जब भी आप फॉर्मुलेशन को बनाएं, जो हम पानी और दवा को मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन, जब भी हम मिलाते हैं, बनाते हैं, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन कि मेरा एग्जैक्ट चीजें जा रही है कि नहीं फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी गलतियां होती है कई बार। फिर मैंने उसको रात को ही ग्लूकोज का स्प्रे करवाया, ग्लूकोज जो हम लोग पानी चढ़ता है ना सलाइन, उसका करवाया, तब जाकर के थोड़ा सा ये था, चूंकि वो 1 ml के हिसाब से ही डाला था इसलिए इफेक्ट किया, लेकिन वो रिकूप होते होते 10-12 दिन लग गए, फिर थोड़े थोड़े बच गए, फिर पत्ते नए निकले, फिर उसके बाद जाकर के तब तक तो सीजन खत्म हो जाता है। वेजिटेबल का सीजन कितने दिन का होता है, तो अल्टीमेटली ये भी चांसेज होता है। और ऐसा केस मेरे को एक नहीं कई बार आया। एक बार ऐसा केस आया कि ऊना में कि 25-30 कनाल में एक भिंडी लगा दिया और साथ में मक्की की क्रॉप लगी हुई थी। अब उसने स्प्रे तो भिंडी में किया और उसका ड्रिफ्ट जो है हवा का वो सारा मक्की में भी चला गया। अब मक्की सारे ऐसे हो गए नीचे की तरफ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कहने का फिर हम उनको बताते हैं कि देखो जी, दिन के समय स्प्रे मत किया करो। स्प्रे का जो टाइम है, मैक्सिमम स्प्रे का जो हम टाइम मान के चलते हैं, मैक्सिमम पेस्टिसाइड का, वो मॉर्निंग आवर या इवनिंग आवर, दोपहर में हम मान के चलते हैं। उस समय हल्की भी हवा चलती है, दैट विजिबल कि आपके खेत से दूसरे खेत को भी वो दवा का ड्रिफ्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। जो दूसरा आपने जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जहां स्प्रे किया वो टैंक पंप के पास वहीं बोतल फेंक दिया। कई बच्चे आते हैं खेलते खेलते मुंह से ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, कुछ किया, कुछ खेलने के लिए बनाने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं, हाथ में पेस्टिसाइड। यहाँ भी एक हमारी यूनिवर्सिटी में कल भी डॉक्टर साहब को बताया, डेथ हुआ था, अभी पिछले साल की बात है। तो उसने गलती से क्या पेस्टिसाइड का पानी की जगह दारू की बोतल उसमें पानी में मिलाने की जगह वो मग जो यूज़ किया, वो मग में ऑलरेडी पेस्टिसाइड था घर के अंदर, और वो यही बंदला का था। उसकी डेथ हो गई, यहाँ भी नहीं पहुँच पाया था वो हॉस्पिटल। तो ऐसे कई सारे केसेज होते हैं। दीज आर द रीज़न बिहाइंड दैट कि पेस्टिसाइड को हम स्प्रे करने से पहले, उसकी जानकारी से पहले हमको इसका पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, स्प्रे करने की विधि सुबह या शाम हवा की दिशा में स्प्रे करें, जिधर से हवा आ रही है, जिधर को हवा जा रही है, ताकि आपको ड्रिफ्ट ना लगे। दूसरा, तेज हवा एवं बारिश में बिल्कुल स्प्रे ना करें। और सही नोजल के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। नोजल हमारे पास कितने तरह के, कोई एक गोल वाला नोजल होता है, एक फ्लैट फैन नोजल होता है, कैसा ड्रिफ्ट आ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका
सही कैलिब्रेशन, कि कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं कि एक पंप को हम मान के चलते हैं कि एक कनाल में, कल तो बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया था कि एक कनाल में कितना पानी की जरूरत होती है, एक कनाल में कितना पानी लगता है, 30 लीटर। तो 30 लीटर क्या पानी यूज हो रहा है आपका कि नहीं, ये आपने देखना बहुत जरूरी है। अगर 30 लीटर पानी आप नहीं यूज कर पा रहे हो एक कनाल में, तो इसका मतलब आपका स्प्रे का कैलिब्रेशन ठीक नहीं है। या तो बच जा रहा है तो भी गलत है, और या फिर आपका कम लग रहा है, दोनों हालात में, या मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत, 3 पंप की ज़रूरत पड़ रही है, दोनों हालात, तीनों हालात में आपका ये ठीक नहीं है। तो कैलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, कई बार 1 लीटर पानी से कुछ एरिया को स्प्रे करके देखते हैं। तो कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। पेस्टिसाइड का गलत उपयोग और नुकसान जैसे होता है, फसल को नुकसान हो सकता है, मिट्टी, पानी, प्रदूषण वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह का तो है ही है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आपका एक वेटिंग पीरियड इसमें नया है। वेटिंग पीरियड आप जानते हो किसको बोलते हैं, वेटिंग पीरियड होता है पेस्टिसाइड में। हमको जब भी पढ़ाया जाता है तो वेटिंग पीरियड उसमें लिखा होता है 15 डेज, LCD लिखा होता है। उसमें होता है कि उतने दिन तक आपने स्प्रे करने के बाद आपने नहीं खाना है, उसका फल और पत्ते वगैरह जो भी आप कंज्यूम करते हो उसको तोड़ना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसको स्प्रे करने से पहले उस पेस्टिसाइड का आपने पढ़ लेना है कि कितने दिन का वेटिंग पीरियड है। अगर 15 दिन का है तो यू हैव टू, जितने भी फ्रूट्स हैं उसको तोड़ लीजिए, देन यू हैव टू गो फॉर स्प्रे। अगर आपको लगता है कि अभी 5 दिन का है तो अगर फ्रूट की साइज नहीं बनी है तो आप स्प्रे लगा कर सकते हो, और थोड़ा सा 5, 7, 8 दिन के बाद मैक्सिमम पेस्टिसाइड जो है वो करीब करीब 15 दिन का होता है, 7 से लेकर के 15 दिन का पेस्टिसाइड। बाकी जितने पेस्टिसाइड हार्मफुल हैं वो हिमाचल में बैन कर दिए गए हैं, जिसका वेटिंग पीरियड 15 डेज से ज़्यादा का है। जैसे एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफॉस, ये सारे बैन हैं। मेटासिस्टॉक्स, बहुत लंबे दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। इन पेस्टिसाइड को लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कई बार लोग पंजाब से मंगाते हैं, लेते हैं अनऑफिशियली जिसको हम बोलते हैं। अदरवाइज ये पेस्टिसाइड सारे, एंडोसल्फान हमारा काजू जो होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा यूज होता था और बहुत ही इफेक्टिव पेस्टिसाइड था वो। तो एंडोसल्फान पूरी तरह से बैन हो गया पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में भी बैन हो गया, कई कंट्री में बैन है। तो ये भी है कि उसका वेटिंग पीरियड सबसे इफेक्टिव होना चाहिए, वो आपने देखना है। उसके अलावा पेस्टिसाइड का लेवल की बात जहां तक आती है, कौन सा लेवल आप यूज करते हो, आपने देखना है कि रेड लेवल वाला पेस्टिसाइड को आप कम ही, मतलब वो देना चाहिए, जिसको बोलते हैं तवज्जो देना चाहिए। जो रेड वाला जो पेस्टिसाइड है मोस्टली, वो रेड वाला है, वो इतना डेंजरस है कि इवन उसका एक माइन्यूट क्वांटिटी भी अगर आप के गले के अंदर चला जाता है या किसी तरह से आप ले लेते हैं, इवन आपने टच किया है और आप उसी से पानी पी लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी माध्यम से अगर चले, या आंख में लग जाता है या किसी स्किन पे लग जाता है, तो वो आपको इतना डेंजरस हो कि रैसेस वगैरह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो रेड एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड हम बहुत ज़्यादा जो मार्केट में है अब तो बैन किया हुआ है, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। दूसरा है आपका येलो, जो हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक है जिसमें बोलते हैं आप उसको, लेकिन थोड़ी सावधानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्लू वाला जो है वो है मॉडरेटली टॉक्सिक, इवन टॉक्सिक है बट यू हैव टू कीप आउट ऑफ योर हाउस, घर से बाहर रख सकते हैं, रखें आप इसको भी, इन तीनों कैटेगरी को। और जो ग्रीन वाला है, इवन यू कैन, आप कई बार लोग रखते भी हैं घर में, मतलब इसको जो ग्रीन वाला है इस, लेकिन घर में अगर आप रखते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कोई कंज्यूम कर गया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो इफेक्ट आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉक्सिसिटी के बारे में, इस लेवल के बारे में, वो मोस्टली तिनकोना आकार का बना होता है, देखा होगा आपने डब्बे के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत सोच समझ के उसको दिया जाता है। वैसे कोई नहीं चाहता है कि हमारा रेड्स जो है ना एक्सट्रीमली टॉक्सिक वाला बैच उस पर लगे, बट वो इतनी टॉक्सिसिटी होती है उसमें कि उसको ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आईपीएम हम बाद में देखेंगे। पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन, मोस्टली पेस्टिसाइड को हम कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो हमारा सीड ट्रीटमेंट, उस दिन भी मैंने बताया था कि सीड ट्रीटमेंट इज द बेसिक, और जितने भी 90% आजकल के हाइब्रिड सीड आ रहे हैं सब ऑलरेडी ट्रीटेड हैं। डिफरेंट कलर के, घिया, डानी, करेला, खीरा, भिंडी, जो भी आप देखोगे, या तो ग्रीन या पर्पल या ब्लू या नीले या हरा, किसी ना किसी डिफरेंट कलर में ऑलरेडी उसको, वो पहचान इसलिए, वो कलर है, एक्चुअली वो पेस्टिसाइड नहीं है, वो कलर है, वो दिया रहता है कि इसको ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है और गलती से भी कोई एनिमल्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको कंज्यूम ना करे। तो इसलिए वो कलर दे करके ऐसा बनाया जाता है कि अगर किसी ने दवाई, इवन प्याज का भी कई बार सीड जो आता है आपने देखा होगा सिल्वर कलर का आता है,
देखा होगा आपने प्याज का जो सीड आता है, नॉर्मली अनट्रीटेड होगा वो ब्लैक कलर का होगा, जैसे कलौंजी वगैरह होता है उसी टाइप का, लेकिन जो ट्रीटेड होगा वो सिल्वर कलर का। वो इसलिए वो किया रहता है कि ऑलरेडी अगर किसी ने गलती से मुंह में ले भी लिया तो वो उसको मतलब ये कॉशियस होना चाहिए कि ये दवाई से ऑलरेडी ट्रीटेड है, गलती से भी ना ले। तो एक तो आपका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल के अंदर देखा है आपने, जैसे हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली, क्लोरोपाइरीफॉस, एक सिंपल है, आजकल के डेट में वो कर उसको करते हैं टर्माइट वगैरह को मारने के लिए। तो क्लोरोपाइरीफॉस से हम ड्रेंचिंग करते हैं, 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में मिला करके। ड्रेंचिंग करना का मतलब कम से कम 2 से 3 इंच के सॉइल को सैचुरेट करना, संतृप्त करना उसको, उतने मात्रा उतने उसको स्प्रे ही करते हैं बट वो सैचुरेट हो जाता है। तो वो है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। या हम फॉर्मल्डिहाइड, खासकर पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी जो लोग करते हैं, तो पॉलीहाउस में दिस इज मतलब कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है कि हम उसको पॉलीहाउस में किसी बेड को ट्रीट, या नर्सरी का साइट है या किसी ने कैप्सिकम लगाया है, अगले साल उसने टोमेटो लगाना है, तो हम बेड को फ्यूमिगेट करते हैं। तो फ्यूमिगेशन फॉर्मल्डिहाइड का कैरेक्टर होता है कि जब इसको हम डालते हैं तो इसका धुआं निकलता है। इसका धुआं जो होता है वो पानी मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, इसलिए कभी भी मतलब वेट सॉइल को हम ये नहीं करते हैं, फ्यूमिगेट नहीं करते। जब भी सॉइल होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फोलियर स्प्रे, नॉर्मली जो हम करते हैं स्प्रे फोलियर पत्तों के ऊपर, पौधे के जो दिखने वाले भाग के ऊपर। चौथा आजकल एरियल स्प्रे चलता है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी से देखा होगा आप लोगों ने कई बार, ड्रोन से स्प्रे, नॉर्मली वही ड्रोन जो आजकल जो ड्रोन होता है उसी ड्रोन के लिए हम करते हैं। और ड्रोन को हम क्या करते हैं कि ड्रोन में एक, जैसे अमेरिका वाले तो बम बांध रहे हैं, हमारा क्या टारगेट होता है, उसी के बम के नीचे हम एक टैंक लगा देते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जीपीएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। वो जो, जैसे आप कभी बार सोचते होंगे कि कोई आदमी जा करके या कोई मशीन जा करके स्प्रे कर रहा है, तो मेरा खेत तो 5 कनाल का है, वो मेरे ही खेत में स्प्रे कैसे करेगा। उसकी हाइट बहुत कम रखी जाती है, ऑलमोस्ट 10 फीट 15 फीट, डिपेंड करता है कि कितना दूर में आपका कैसा टोपोग्राफी है, तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। और फिर वो स्प्रे करने के लिए निकलता है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिमार्केशन, आपने कई बार अपना खेत का ततीमा वगैरह निकाले हैं ना, या फिर तो आप देखते हैं कंप्यूटराइज में बिल्कुल आप, और आजकल तो गूगल पे बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐसे हैं कि जब आप उसको देखेंगे आप, तो आप अपने खेत की डिमार्केशन भी ले सकते हैं। उसको डिमार्केशन को उसमें डाल दिया जाता है, और वो क्या करता है कि ऑलरेडी उसी एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, वो डाटा उसके अंदर मेमोरी में चला गया। अब वहीं जाकर के, जैसे हम बोलते हैं टारगेट, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी एक आ रही है, इसके बाद हम बताते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी आ रही है। हैंड से अगर आपने मक्का का खेत है ना, आपने वीड की को मतलब वीड्स को मारने हैं, तो आप हाथ से उसको लेके खाली चलना है, कोई स्प्रे नहीं होगा। जमीन से 1 फीट ऊपर या 6-8 इंच ऊपर मक्के के ऊपर लगेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा घास या दूसरा कोई भी चीज देखेगा उस सब को किल कर देगा। तो आजकल एक लेजर टेक्नोलॉजी आ रही है, और आने वाले समय में पेस्टिसाइड का जमाना खत्म हो जाएगा। फिर इसी से कीड़े के ऊपर भी, अगर हम पौधे के ऊपर हम रेज टाइप का निकलता है, जब हम दिखाएंगे तो वो सारे इंसेक्ट अपने आप किल हो जाएंगे उसी समय। तो ये टेक्नोलॉजी भी आने वाला है, और आ ही गया है करीब करीब, बट इस कॉमर्शियलाइज अभी नहीं हुआ है कि मार्केट में अवेलेबल है इसको ले। तो ये चीजें जो आजकल आ रही है, ये पेस्टिसाइड से हमारे को दूर करने के लिए आ रही है। उसके बाद डस्टिंग करते हैं, कई ऐसे पेस्टिसाइड जैसे मिथाइल पैराथियोन पहले जमाने में चलता था, उसको हम डस्ट करते थे, जस्ट लाइक यूरिया की तरह जैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी तरह से हम इसको डस्ट करते थे और रेत में मिला करके करते थे। आजकल भी हम करते हैं, जैसे आपका क्लोरोपाइरीफॉस है, क्लोरोपाइरीफॉस आपके खेत में दीमक की समस्या हो गई है, तो आप खेत में पानी, मैं तो बोलता हूं उसको ड्रेंचिंग करो। अगर ड्रेंचिंग नहीं कर सकते आप खेत में, तो कैसे उसको डालोगे आप, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम क्या कहते हैं उसको कि आप उसको रेत में मिलाओ, जो सूखा हुआ रेत है, और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टिंग, उसमें भी कर सकते हैं आप। उसके बाद सॉइल फ्यूमिगेशन, जो आपको मैंने बोला कि पॉलीहाउस में मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड वगैरह का करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल फ्यूमिगेशन। अब हम इंसेक्ट की बात करते हैं। कितने तरह के हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो मोस्टली आपने देखा होगा कि खाने वाले इंसेक्ट होते हैं, है ना, जो आपके पत्ते को, जो आपको विजुअल होता है कि ये डैमेज क्या काउज कर रहा है, क्या डैमेज कर रहा है, पत्ते को खा रहा है, फल को खा रहा है, फूल को खा रहा है, फूल के किसी पार्ट को खा रहा है, फल के किसी पार्ट को खा रहा है, स्टेम को खा रहा है, या ब्रांचेज को खा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं। उसमें जो कैटेगरी है उसमें कैटरपिलर, जो सुंडी होती है,
आपने देखा होगा, और वो बहुत तेजी से खाता है, दैट इज ए लार्वल स्टेज। वो सबसे ज्यादा डैमेज काउज करने वाला स्टेज होता है। 4 स्टेज आपको पढ़ाया होगा, है ना। सबसे पहला एडल्ट, एडल्ट फिर क्या करेगा, अंडे देगा, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा। तो ये 4 स्टेज हैं। प्यूपा के बाद फिर अगेन एडल्ट बनेगा। तो जो प्यूपल स्टेज होता है वो होता है रेस्टिंग स्टेज, और जो बाकी स्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब सुंडी वाला स्टेज जो होता है, जिसको हम लार्वा स्टेज बोलते हैं, वो क्या होता है, डैमेज काउज करने वाला होता है। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद दूसरा होता है बिटल, हाँ ना। बिटल आपने कई बार, मैंने आपको उस दिन भी बताया था थोड़ा सा, कि बिटल उसको कहते हैं जिसका ऊपर वाला जो स्किन होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। और आपने देखा होगा कि आप जो खीरा वगैरह लगाएंगे तो उसके ऊपर एक पंपकिन बिटल, जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड बिटल बोलते हैं, नहीं सॉरी रेड पंपकिन बिटल बोलते हैं, वो नारंगी कलर का होता है और वो उड़ता बड़ा फास्ट है, बहुत तेजी से एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर 7-8 बजे के बाद से वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है और शाम के 4-5 बजे तक वो एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव, जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होता है वो कीड़ा। और उस समय आपके पकड़ में नहीं आएगा, आप चाह करके उसके पास नजदीक जाना जाओगे तो बहुत जल्दी भाग जाता है वो। तो वो, हाँ, मुंह निकला होता है वो, और वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है कुकरबिट्स को। कुकरबिट्स समझ रहे हैं, घिया, डांडी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, जो भी है ना बेल वाली सब्जियां, उसको हम बोलते हैं कुकरबिट्स। तो उसको डैमेज करता है। तीसरा है कटवर्म। कटवर्म को देखा है आपने आपको उस बार बताया था कि मक्की का पौधा होता है, मक्की के पौधे को देखोगे, रात को आप गुड़ाई वगैरह करके गए तो मक्की के पौधे को जमीन के सतह से काट करके गिराया हुआ है। फूल गोभी के पौधे, टमाटर के पौधे, बैंगन के पौधे में कई बार आप देखोगे छोटे पौधे को नर्सरी स्टेज से जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो कट के गिरा होता है, दैट इज ए कटवर्म। और उसका कलर जो होता है वो भूरे रंग का होता है, और ये कभी भी पौधे जहां कट करेगा वहां कभी नहीं मिलेगा। तो ये मिट्टी के रंग का है, मिला हुआ है, और मिट्टी किसी जैसे बोलते हैं ना कि ढेले वगैरह होता है मिट्टी का, जो थोड़ा सा वो हो, उसके पास जाके छुप जाएगा। ये बहुत आसानी से आप इसको ढूंढने की कोशिश करोगे, ये मिलेगा नहीं। क्या पर्पस होता है इसका, क्या इसकी आदत है, ये भी नहीं जानता मैं, लेकिन ये जरूर है कि खाता वाता कुछ नहीं है, सिर्फ वो करता है, रस हो सकता है थोड़ा बहुत इसके पेट में जाता होगा, अदरवाइज पर्पस इसका सिर्फ है कि जो खड़े जो आपकी एक्चुअल प्लांट है उसी को किल करेगा, ये काट देगा वहां जमीन के बराबर से। उसके बाद ग्रास हॉपर्स एंड लोकस्ट। लोकस्ट तो आप जानते हैं, कई बार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लोकस्ट जो होता है, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं, बहुत बड़ा एक स्वार्मिंग में चलता है, झुंड में चलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी, पूरा का पूरा क्रॉप जो है वो डैमेज करता हुआ चलता है। जो कई बार ऐसा पीछे 7-8 साल पहले भी हुआ था, बहुत बड़ा उसमें वो डैमेज काउज करता है। दैट इज ऑल्सो च्यूइंग, वो भी खाने वाले में पत्ते, हाँ उसमें भी आता है, या नहीं ऐसे नॉर्मल दिखता है वो जब भी चलेगा वो झुंड में चलता है, करोड़ों की अरबों की संख्या में, मतलब एकदम पूरा एरिया को जहां से जाएगा वहां गुजरेगा, वहां सबको बिना पत्ते का करता हुआ चलेगा, पूरा डैमेज करता जाता है वो, और बहुत तेजी से भागता, और वन डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन को जाता है वो। उसके बाद स्टेम एंड सूट बोरर। स्टेम बोरर को आप जानते ही हैं, भिंडी बैंगन में लगता है और भिंडी में लगता है, आप ऊपर से देखते हैं डैमेज कर देता है। और जो स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, वो भी टमाटर वगैरह में सुंडियां जो दिखती है, बैंगन में दिखती है। ये सारे जो कैटेगरी हैं, दैट इज ए च्यूइंग पेस्ट, चबाने वाले, खाने वाले, इनके दांत होते हैं, और इनके डैमेज को कुछ हद तक हम कंट्रोल करने के लिए चूल्हे का राख का यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जो इसको कंट्रोल करने के लिए। और मैंने आपको बोला था ना कि जो हमारा मक्का होता है ना, मक्के के अंदर जो हमारा आजकल जो एक डैमेज कर रहा है, दैट इज ए फॉल आर्मीवर्म। मक्की को पौधे को पूरा का पूरा खत्म कर देता है, उसमें बीच का भाग कोई खा जाता है। तो हम उसमें एक कंट्रोल मेजर यूज करते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड का कोई रोल नहीं होता है, वो है डस्टिंग। और डस्ट किस चीज का, जो आपका मिट्टी है, मिट्टी को सुखा लीजिए और उसको बिल्कुल पाउडर बना दीजिए महीन, और उसको आप छिड़काव कर दीजिए मक्की के ऊपर, जब तक छोटा पौधा है, जब तक आपकी हाइट से नीचे है, तो उससे ये इंसेक्ट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। डैमेज को कंट्रोल का मतलब वो भाग जाएगा, वो खाएगा नहीं, क्योंकि पत्ते के ऊपर अगर बारिश हो गई तो फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर जब तक डस्ट किया हुआ रहेगा, मिट्टी का डस्ट, तब तक ये कंट्रोल में रहेगा। ये कीड़ा आपके खेत से निकल करके जब इसको खाने को नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रैक्टिसेज है जो हम आजकल लोगों को करवाते हैं। सकिंग पेस्ट की बात करते हैं, जो रस चूसते हैं, उसमें आता है एफिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, जैसिड, माइट्स और मिलीबग। ये सारे जो हैं ये पौधे के किसी न किसी भाग से चिपक करके और उनका रस चूसते हैं, और पौधे के अंदर जो एक्चुअल जो रस है, जो उसका टेस्ट है, वो जो इसका एक्चुअल फ्लो है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं
और वो जब रस चूसेंगे तो प्लांट का जो भी न्यूट्रिएंट लिया हुआ है सब एनिमल उसको जाएगा, कीड़े को जाएगा और अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद एक होता है बोरिंग पेस्ट जो छेद करने वाला होता है। ब्रिंजल, सूट एंड फ्रूट बोरर इस कैटेगरी में आता है, बैंगन के अंदर सुरंग करने वाला। उसके अलावा मेज स्टेम बोरर जो आपको मैंने बताया कि जो फॉल आर्मीवर्म है। उसके बाद टोमेटो फ्रूट बोरर, वो भी फल के अंदर छेद करता है। कुकरबिट्स फ्रूट फ्लाई, ये कुकुम्बर वगैरह में कुकरबिट्स में छेद करता है फल के अंदर। और ओकरा फ्रूट एंड फ्रूट बोरर, ओकरा में जो भिंडी होता है, भिंडी में भी आपने देखा होगा कि इसके फल में जैसे ही भिंडी टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाएगा, तो वो रीजन है इस ओकरा सूट एंड फ्रूट बोरर का। लास्ट है सॉइल पेस्ट। सॉइल पेस्ट की बात हम करते हैं कि सॉइल के अंदर कौन कौन से कीड़े होते हैं। मोस्टली कटवर्म सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वेजिटेबल ग्रोअर को खास करके, वो है कटवर्म। दूसरा है व्हाइट ग्रब, आलू जहां आलू की खेती होती है या जो आलू लगाते हैं वो इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। व्हाइट ग्रब ये सफेद रंग का कीड़ा होता है, आंख का मुंह जो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश या ब्लैकिश होता है और ये आलू के अंदर सुरंग बनाता है, आलू को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। मार्केटेबिलिटी हाँ इसकी खत्म हो जाती है। उसके बाद है व्हाइट ग्रब और टर्माइट जिसको दीमक बोला मैंने आपको। उसके अलावा है आपका रूट मैगेट्स, ये कीड़ा होता है, मक्खी होता है जो आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये इसका जो सुंडी होता है वो जड़ के पास, जड़ में जाकर के, वो तने को नहीं करेगा, वो जड़ को ही डैमेज करता है। और एक वायर वर्म होता है। तो ये सारा आपको डिटेल में कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? हम बात करेंगे, आप नींद आ रही है, मेजर वेजिटेबल इंसेक्ट के बारे में। मैंने बोला था सबसे पहले अगर इंसेक्ट को हम किल करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड। तो सबसे पहला हम रखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट का कैरेक्टर क्या होता है कि वो हमारे नंगे आंखों से देखा जा सकता है, बस सिंपल सा चीज है। हम अपने आंखों से विदाउट की कोई ऐड लगाए हुए, कोई माइक्रोस्कोप या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए हुए भी हम इसको देख सकते हैं। तो सो इट इज कॉल्ड इंसेक्ट। और इसमें सबसे डिवास्टेड, मैंने को थोड़े से मेजर इंसेक्ट लिए हैं जो सबसे ज्यादा डैमेज काउज करता है, और वो उसमें आता है सबसे पहले व्हाइट फ्लाई। ये पूरे साल इफेक्टिव रहता है सर्दियों को छोड़ करके, सर्दियों में थोड़ा कम इफेक्टिव रहता, एक्टिव रहता है, और बाकी आपका गर्मी और बरसात दोनों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ये कोई भी क्रॉप, जो भी वेजिटेबल क्रॉप्स है उसमें मेजर क्रॉप जो है सबसे ज्यादा डैमेज देखा गया है वो है टमाटर, बैंगन और भिंडी में। ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है। इवन शिमला मिर्च में भी होता है, हरी मिर्च में भी होता है, और ऐसा कोई कुकरबिट्स नहीं है जिसमें ये डैमेज नहीं करता है, सभी को डैमेज करता है ये। और ये दिखने में जितना व्हाइट है, इसका काम उतना ही ब्लैक है। मतलब इतना ज्यादा किसान का सबसे ज्यादा अगर कोई डैमेज काउज करता है, सबसे ज्यादा पॉकेट ढीला करता है, तो वो ये व्हाइट फ्लाई है। ये मल्टीफिर है खुद, तो ये रस चूसता है सिर्फ। दिस इज सकिंग टाइप ऑफ, जो पत्ते का रस चूसेगा या फल का रस चूसेगा या मैक्सिमम फ्लावर्स का, बट ये पत्ते के अंदर इसका हैबिटेट है। ये पत्ते के ऊपर बहुत कम पाया जाता है। मोस्टली पत्ते को जो पलट के आप देखेंगे तो उसके नीचे ये सफेद रंग का दिखेगा, और जितना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। और अगर आप थोड़ा सा ब्लैक पैंट या ब्लैक कपड़े लेकर के जाओगे तो बड़ी क्लियर आपको इसका डैमेज वो इंसेक्ट पता लग जाएगा। पत्ती इसका जो डैमेज काउज करता है ये है कि पत्तियों को ये पीला करता है। रस चूसने के बाद किसी भी इंसेक्ट का कैरेक्टर है, कटिंग वाले का नहीं है, जो पत्ते को काटता है उसका कोई डैमेज, उसका आपको पत्ता पीला नहीं होगा। लेकिन ये जो रस सैप को, जो जूस है उसको जो चूसता है, उसके कारण से ये पत्ते जो होते हैं अपना ग्रीन कलर को खो देते हैं और अल्टीमेटली वो येलो कलर में हो जाएंगे। इसलिए हमारे को जो पूरा का पूरा क्रॉप जो लगेगा वो लगेगा कि पीला डैमेज हो गया है। और वायरस का ट्रांसमिशन, मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था, शायद थोड़ी सी बात पता नहीं आपको बताया था, कि मैंने कहा था कि इंसेक्ट पहले आता है, बशर्ते कि डिजीज बाद में आता है। तो इंसेक्ट में ये जो है वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए, अंदर पेनिट्रेट करने के लिए ये रास्ता बना देता है जहां से रस चूसता है। और अल्टीमेटली वायरस एक बार प्लांट के स्ट्रीम में चला गया तो वो वहां मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसको डैमेज को, इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल देखे होंगे ना, आजकल ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा ध्यान है, ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज हम नहीं करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है, हमारा अगर वायरस भी हो तो हम कहते हैं व्हाइट फ्लाई को मारो। हम अगर कोई भी बीमारी होती है तो हम कहते हैं पहले इंसेक्ट को मारो, तब जैसे आप कोलोकेशिया लगाते हो, अरबी गंडियाली जानते हैं ना आप लोग, कई बार देखा उस पर चकत्ते बन जाते हैं, है ना, ब्राउन कलर के, पूरा का पूरा पत्ता जल जाता है। आपका पत्ते का जब साग वगैरह खाते हैं या पतेड़े वगैरह बनाते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, उस समय तक ठीक रहता है, उसके बाद आप देखो एकदम से बरसात आएगी, डैमेज। वो डिजीज तो है फाइटोप्थोरा,
जो कि हम कोलोकेशिया ब्लाइट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो इंसेक्ट डैमेज कर चुका होता है, एंट्री दे चुका होता है वो फंगस का, और इसके कारण वो ब्लाइट आता है। तो हमको टारगेट करना है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इंसेक्ट को कंट्रोल कीजिए आप। इसमें येलो स्टिकी ट्रैप आता है, येलो रंग का एक सीट आता है प्लास्टिक, आजकल तो प्लास्टिक का आता है, क्योंकि प्लास्टिक में बरसात में भी अगर लगाएंगे तो ये गलता नहीं है। अदरवाइज पहले आता था कार्डबोर्ड का आता था, और इस पे एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है और पीले रंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो जहां जहां ये लगा देंगे सारे व्हाइट फ्लाई जो है वो उस पर इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके बाद जो इस पर बैठ गया वो उसके साथ चिपक जाता है। तो दिस इज ए नेचुरल, एक तरह से आप कह सकते हो कि जिसमें किसी तरह का इन्वायरमेंट का भी हानि नहीं है, तो हम इसको लगाते हैं। अदरवाइज ट्रैप के अलावा नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड बहुत अच्छा है। जब भी आप नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम का अजाडिरेक्टिन का जो आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो आपको इसमें हर हालत में थोड़ी बहुत मात्रा शैम्पू की जरूर डालनी है। जब भी आप स्प्रे करते हो नीम बेस्ड को, एक पंप अगर आप उसमें 10 ml मतलब 5 ml नीम का कोई भी प्रोडक्ट आप लो, जितने भी स्ट्रांग लो, चाहे कम 5000 ppm का या 10,000 ppm या 20,000 ppm, बट बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेंट्रेट वाले नीम का वो आता है, अच्छे ब्रांड का आप लो। तो उसके बाद आप इसको जब भी डाइल्यूट करो, जैसे 10 लीटर में 50 ml आपने डालना है, तो उसमें आधा पाउच शैम्पू का जरूर डालो आप। और नहीं तो अच्छा बेस्ट है, यू हैव टू टेक स्टिकर, बहुत सारे आते हैं, मतलब स्टिकर जो चिपकने वाले, वो ब्रांड उन्हीं के ब्रांड के आते हैं, जो कंपनियां बनाती है उन्हीं का भी आता है। और कई बार पेस्टिसाइड कंपनियां भी अपने साथ कई प्रोडक्ट के साथ डालती है कि इसको डाल करके इसके साथ ही मिलाना है आपने, तो वो आपने यूज करना है। उसके अलावा थाइमेथोक्साम है, इमिडाक्लोरोप्रिड है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। व्हाइट फ्लाई समझ में आ गया आप लोग को? व्हाइट फ्लाई क्या होता है? ये तो पत्थर के नीचे होता है, लेकिन इसमें दोनों जो इंसेक्टिसाइड मैंने बताया है वो सिस्टेमिक है, पढ़ाया ना आपको, तो इसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार सिस्टम में चला गया तो ये डैमेज प्लांट के उस इंसेक्ट को, ये रस तो हमारे लिए थोड़े रस चूसता है, वो तो रस चूसता है कि उसको पीना है ना, उसको खाना है। तो अल्टीमेटली जब इन्फेक्टेड आपका सैप रहेगा, जूस जो रहेगा, तो अल्टीमेटली वो उसको नहीं खाएगा या मर जाएगा वो इनटेक करने के बाद। ठीक है, दूसरा है, इसके अलग लगा दिया, थ्रिप्स है, मैंने आपको बताया था नीम, इसके पीछे देखना जरा, थाइमेथोक्साम, ये आपका ब्रांड नेम है, कॉमन नेम है, नॉट ए ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपको अलग से देखना पड़ेगा, बहुत सारा। हाँ, ये बता देंगे, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ी वाली बात हो जाएगी ना कि हम प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं ना। वीडियो हमें मिलेगा, आंख खुली रखेंगे तब, जहां आंख बंद किया तो नहीं मिलेगा, फिर चुन चुन के मिलेगा जिनकी आंखें खुली हुई रहेगी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका थ्रिप्स। अब थ्रिप्स ऐसा है ना कि जितने भी, मैं माइट भी बोला था कि माइट भी बहुत माइन्यूट सा होता है, जिसके लिए हम माइटिसाइड अलग से डिस्कस करते हैं, बट थ्रिप्स भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए आज के डेट में, ये भी वैसे तो एक कैटेगरी नहीं बना सकते कि ये ज़्यादा डैमेज, ये कम डैमेज। डैमेज मीन्स डैमेज, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई वो डैमेज करता है, और ये पॉलीहाउस का सबसे डेंजरस कीड़ा है थ्रिप्स। और अभी के डेट में आपके लहसुन और प्याज को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा लहसुन और प्याज को। और मिर्च में जो लीफ कर्ल होता है ना, बुरर पड़ जाते हैं, वो सबसे ज्यादा कारण इसी का है। ये क्या करता है, वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए इवन व्हाइट फ्लाई से भी ज्यादा इफेक्टिव है वायरस को ट्रांसमिट करने में। और जहां से रस चूसता है ये, इसका डोज भी ज्यादा है। जब ये ज्यादा खाता, रस निकालता है, तो प्लांट की ग्रोथ एकदम स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, जहां है वहीं रुक गया वो, जहां इसका डैमेज हो। और ये नंगे आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर कैप्सिकम का आपको दिख रहा है, इसके अंदर व्हाइट फ्लावर है, इसके अंदर, इसके लिए इसको विजुअल है कीड़ा। अदरवाइज हरे पत्ते के नीचे ये आपको या ऊपर नहीं चलता हुआ दिखेगा ये। बट ये, और प्याज में जो स्ट्रिक बनते हैं ना, आपने देखा होगा प्याज के पत्तों के ऊपर ना लाइनें, धारियां, वो यही है। जो बीच वाला है ना, जो लहसुन का पत्ता है, लहसुन के पत्ते में आपने देखेगा पैचेज में आपको पीलापन आएगा। और वहां से क्या होगा, ये तो इनिशियल स्टेज की फोटो है, बाद में क्या होगा, ये यहां पे से इतना ही पोर्शन ड्राई हो जाएगा। हमें क्लोरोफिल, हाँ कुछ पूछ रहे थे, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल मतलब हरा रंग, तो प्लांट, जैसे आलू को लगाने वाले किसान हमें कहते हैं हमारे पत्ते नहीं खुल रहे हैं,
इसका मतलब समझना चाहिए। अगर पत्ता नहीं खुलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आलू ग्रोथ नहीं करेगा। तो दिस इज द, अगर बल्ब की ग्रोथ चाहिए तो फोटोसिंथेसिस चाहिए। इसमें ग्रीन पार्ट को ये 50% भी डैमेज कर दिया तो अल्टीमेटली आपका प्याज का साइज और लहसुन का साइज आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और ये अल्टीमेटली लास्ट वाला जो है ना, ये कंडीशन प्याज की कई बार आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरा ही खत्म हो गया, एक्चुअल ग्रोथ उसका बन नहीं पाया। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग, एक तरह से कहते थे बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट है जो थ्रिप्स है। और ये थ्रिप्स को मैं तो ये कहता हूं ना कि जैसे जुएं होती है ना बालों में, आप तो कहीं किसी को बालों में होता ही नहीं है, देखा कभी, देखा होगा नज़ारे, कभी बेटी वगैरह का निकाल दिया, कहीं होती थी ना, आप तो बहुत सारे केयर, वो जो बस वही है, वही साइज, उससे थोड़ा सा छोटा जो बड़े साइज का होता है, उसी टाइप का लंबा सा, दैट इज जुए, उसी टाइप का ये होता है, ये डैमेज करता है इसको। हम इसमें ये यहां पे हम इसको कंट्रोल करने के, अगर आपने पॉली हाउस लगाया या आपने बड़ा अच्छा खेत लगा रहे हैं तो ब्लू रंग का वही स्ट्रिप आता है प्लास्टिक का, ब्लू रंग के ये ऊपर ये चिपकता है, ये इसको येलो से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ब्लू कलर दिखेगा इसका आई जो है उसको अट्रैक्ट करता है, तो ब्लू कलर होगा तो सारे थ्रिप्स आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे, इसको डैमेज को और ये सबसे इजी डैमेज है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। उसके अलावा स्पाइनोसाइड ये भी आता है आपका, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और फिप्रोनिल इसको भी आप यूज कर सकते हैं इसमें डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, अगर कभी अगला लेक्चर लगेगा ना तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी भी अगर लगा इन फ्यूचर के लिए भी, तो मैं कोशिश करूंगा हर वेजिटेबल का हाउस का एक अलग सा ट्रेड नेम के साथ आपको मैं बताऊं, ताकि आपको जो नॉर्मल शॉप में आपको वो चीजें मिल जाए, ठीक है ना। अगला इसके बाद आता है फ्रूट बोरर। बोरर तो आपको समझ रहे हैं, सुरंग करने वाला, वो कीड़ा जो सुरंग करता है। और मेजर वेजिटेबल इंसेक्ट में ये बहुत ही ज्यादा, हमारे टमाटर ग्रोवर जितने भी हैं, क्योंकि हिमाचल इज वन ऑफ द ग्रेट सप्लायर ऑफ टोमेटो थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया को, जो हम खिलाते हैं टमाटर थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट रेनी सीजन में भी, विंटर में भी जो हम टमाटर खिलाते हैं, और इन किसान का ये बहुत बड़ा डैमेज करता है। इसके अलावा मिर्च में भी और भिंडी में भी ये डैमेज करता है। और ये जो लार्वल स्टेज है, बैंगन वाला अगला आएगा चैप्टर जिसमें फ्रूट एंड शूट बोरर है, बैंगन को भी ये डैमेज करता है। बट ये जो है ये शिमला मिर्च में भी करता है, हरी मिर्च में भी, भिंडी में भी, टमाटर में भी, और मेजर जितने भी फ्रूट वाले क्रॉप है जिसमें फल लगता है उसको डैमेज करता है। ये फल में छेद करता है, छेद बाहर से एंट्री अंदर को करता है। और इसके लिए हम कई बार कहते हैं ना, इस तो लार्वल स्टेज है, इसके एडल्ट को पकड़ने के लिए हम, ताकि वो अंडे ना दें, उसको एडल्ट के लिए हम लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। लाइट ट्रैप लगाते हैं बीच में, जैसे मैंने बताया था आपको कि लाइट जलता हुआ छोड़ देते हैं, नीचे एक कढ़ाई मतलब परात रखा होता है जिसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, उसमें थोड़ा कैरोसिन ऑयल डाल दो या मेलाथियोन डाल दो या कोई भी साइपरमेथ्रिन डाल दो, कोई भी इंसेक्टिसाइड भी, या डीजल डाल दो, डीजल का थोड़ा बूंद, तो कीड़ा जब इसमें गिरेगा तो अल्टीमेटली वो डेथ कर जाता है। तो अल्टीमेटली वो अट्रैक्ट होता है रात को, सारे जो है ये नॉकटर्नल है, रात को उड़ने वाले कीड़े हैं, इकट्ठे होकर के, तो इसके एडल्ट को हम मारने के लिए ट्रैप यूज करते हैं। दूसरा हैंड पिकिंग भी इसमें करते हैं। अगर बहुत कम डैमेज है तो फल को कीड़े समेत तोड़ करके हम जमीन के अंदर दबा दें। उसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट बड़ी एक्सट्रीम है, जब बहुत जरूरी हो तभी आप इसके ऊपर जाएं, अदरवाइज ये दोनों। इसके अलावा उस पर भी कर सकते हो आप, जैसे आप नीम का स्प्रे है ना, कंट्रोल करने के लिए नीम का स्प्रे इंसेक्ट में, इंसेक्टिसाइड में, सब में आप कर सकते हैं। आगे चलिए। इसके बाद आता है सूट एंड फ्रूट बोरर। और सूट बोरर, दो ही प्लांट में सूट बोरर का ज्यादा डैमेज देखा जाता है। नॉर्मली बैंगन में, जो बैंगन का पौधा है, और आपने भिंडी में देखा होगा जिसमें भिंडी के कोमल तने में भी सूट को, टमाटर में सूट बोरर आपको बहुत कम मिलेगा, उसका ग्रोथ चलता रहेगा, सूट बोरर का बहुत कम मरेगा। लेकिन फ्रूट एंड सूट बोरर आपको अगर कहीं दिखेगा सबसे ज्यादा तो वो देखेगा भिंडी और बैंगन में, ये दोनों में फ्रूट एंड सूट बोरर दिखेगा। फ्रूट भी डैमेज करता है, सूट को भी डैमेज करता है ये। और बैंगन में तो आपने कैरेक्टर देखा होगा कि जैसे सबसे इधर वाला जो फोटो देख रहे हो कि इस तरह से बैंगन के पौधे, आपके जो कोपले नई वाली जो होती है वो मुरझा जाती है। इसमें जो बैंगन में सबसे ज्यादा टहनियां का सूख जाना, फल का खराब हो जाना सबसे ज्यादा है।
और इसमें हम एक जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हम करते हैं कि कहते हैं कि जिस चीज पे आपको डैमेज हो उसको काट के हटा दो। तो सबसे पहला हम कहते हैं कि उस भाग जो बैंगन का, चूंकि वो ऊपर वाला ही भाग ये डैमेज करता है सिर्फ, अगर 50 शाखाएं भी बैंगन में एक पौधे में है तो 50 शाखाओं के ऊपर वाले भाग में ये डैमेज करेगा, उसको आप तोड़ करके आप उसको हटा दो। उसके बाद स्पाइनोसाइड कर, उसके अलावा बहुत सारे स्प्रे हैं जो आप इसमें, केमिकल का है स्प्रे, आप उसमें कर सकते हैं। एक आध का नाम मैंने इसमें लिखा है और ये आपका कॉमन नेम है, नॉट ट्रेड नेम, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा आता है इसमें, बायर कंपनी का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जो वन टाइम पहले हम यूज करते थे, फ्यूराडान। फ्यूराडान बहुत कॉमन पेस्ट इंसेक्टिसाइड होता था और फ्यूराडान को हम क्या करते थे, जब बैंगन लगाते थे तो हम जड़ों में डाल देते थे इसको और हम रिकमेंड भी करते थे इसको। बट फ्यूराडान इस सेल्फ जो चीनी की दाने की तरह होता है, ये होता है सिस्टेमिक, और जो सिस्टम में चला गया इसका मतलब बैंगन के पूरे प्लांट में चला गया, तो इसके फल में भी गया और फूल में भी गया। तो जब हम फल खाएंगे तो हमारे को डैमेज होगा। तो अल्टीमेटली ये इतना टॉक्सिक है कि जब तक इसका इफेक्ट रहेगा ये कीड़ा इसमें नहीं लगता है। तो ये इतना हार्मफुल था, बाद में इसको बैन कर दिया गया। अदरवाइज आप जानते थे, हाँ बहुत सारी चीजें थी इसमें, तो ये भी इसमें यूज होता था। तो आपको मैं इसलिए बताया, ये जानकारी रखनी जरूरी है। आप यूज करो ना करो वो अलग बात है, बट जानकारी तो होनी चाहिए। पहले डीडीटी यूज करते थे, वन इंसेक्टिसाइड फॉर ऑल इंसेक्ट। आप कुछ उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप ही को बोल रहा हूं। हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बात करो, पूछ लो। आपको दिक्कत हो रही है? एक बंदा नहीं आया। आप एक इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पता क्या, मैं आपके कहने पे आया हूं, मैं बता दिया, मेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मेरी भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके सबसे ज्यादा लेकिन आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। मेरे से ज्यादा हंसाने वाला बंदा नहीं मिलेगा आपको। मैं आप खुद ही बहुत रंगीला आदमी हूं। मेरी स्टाइल देख रहे हो ना? मैं पीएचडी वालों को भी पढ़ाता हूं, पीएचडी वालों को भी क्लास लगाता हूं। हमारे 5 पीएचडी स्टूडेंट हैं, बट मेरे से तेज नहीं बन सकते। मैं बहुत मेहनत करता हूं जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना? और आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो, आप उनके साथ भी कर रहे हो, ठीक है? आप सुन लो कम से कम, बाद में कर लेंगे बात। जो भी कहना होगा आप मेरे से कहो आप, ठीक है? ऑब्वियसली कोई भी प्रेजेंटेशन करने के पहले ना हमें दिल्ली भी जाना पड़ता है, हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत तैयारियां करनी पड़ती रहती है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है आपके आए हम बक दिए हम चले गए। हमें इतने लोगों को झेलना भी पड़ता है। हमें पता होता है इन सभी क्वेश्चन आंसर होगा, आपको भी पूछना है। हम उन सब प्रश्नों के जवाब यहीं खड़े खड़े देंगे आपके सामने, ठीक है ना? अगला जो हम चैप्टर अगला जो इंसेक्ट है दैट इज अ कुकरबिट्स फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई नॉर्मली आप मक्खी है, मधुमक्खी है, समझ लो वही है। और ये कहीं भी हो सकता है, जहां भी मीठा मिलेगा वहां अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? जहां भी मीठा देखेगा वहां पर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये फ्रूट फ्लाई एक ऐसा फ्लाई है कि दुनिया में जितने भी डैमेज होते हैं, जितना भी दुनिया में डैमेज होता है, दुनिया के अंदर मैं बता रहा हूं, उसमें फ्रूट्स पे सबसे ज्यादा डैमेज इस पे करता है। इवन फ्रूट प्लांट पे, आम, लीची, कटहल, गुआवा, जितने भी है उनको जितने फ्रूट्स हैं उसको सबसे ज्यादा। ये ठंड में नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां थोड़ा कम डैमेज होता है, गर्म में बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपको क्या क्या मतलब, कुकरबिट्स तो ये छोड़ता ही नहीं है। बाकी ये पत्ते नहीं खाता, पत्ते पे डैमेज नहीं करेगा, फ्लावर पे डैमेज नहीं करेगा। ये जब भी करेगा ये फ्रूट्स पे ही आएगा, और फ्रूट पे करेगा और डंक मारता है। जस्ट जैसे आपका स्टिंग होता है, वो जो हरे वाला पीले वाला जो कीड़ा जो काटता है ना, क्या बोलते हैं, बुरा जो होता है, वो भी उसी टाइप का, बस स्टिंग करता है। एक्चुअली इसका पर्पस क्या होता है, वो स्टिंग करने के बाद वो अंडे देना है, वो वहां पे एग लेइंग करता है। और दैट इज द मेन पर्पस। अगर वो एग लेइंग डीप में चला गया तो वो सुरंग कई बार आपको बंद भी हो जाएगा थोड़े ग्रोथ के साथ, लेकिन कीड़ा अंदर ऑलरेडी खोखला कर देगा।
फ्रूट को अंदर हाँ, अंदर से आप ऊपर से देखोगे बिल्कुल साफ, और जैसे ही काटोगे आप तो अंदर पूरा कीड़ा नजर आएगा, उसका मैगेट्स नजर आएंगे। तो दिस इज द वेरी मतलब आज के डेट में अगर फ्रूट फ्लाई को हम डिफाइन करना चाहिए, और इसको कंट्रोल करना सबसे इजी कंट्रोल इसी का है। इसमें हम जो भी कंट्रोल करते हैं, इसमें मैंने बोला था कि इसका मेल को ही हम कंट्रोल करते हैं, फीमेल के ऊपर कोई टारगेट नहीं होता है। जो ट्रैप हमारा जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी में भी मिलता है 60 से 70 रुपए का, बोतल में हम इसको लटका करके और छोड़ देते हैं, सारे मेल इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब ये अट्रैक्ट हो जाते हैं मेल, तो फीमेल की वैल्यू खत्म हो जाती है। एनी फीमेल कैन मतलब एग लेइंग करेगा ही नहीं, और उसके बाद इसकी पॉपुलेशन इतनी डाउन हो जाती है कि अल्टीमेटली आपका पूरा क्रॉप किसी भी कारण से डैमेज नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन कि कभी भी, और इधर वाला सबसे पहले वाला जो है ना, उस दिन शायद उधर आपने छप्पन कद्दू देखा है ना, वो है छप्पन कद्दू, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आजकल जब लोग लगाते हैं ना, तो आप देखोगे बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको छुओगे तो देखोगे अंदर पूरा सड़ा हुआ है। तो ये उसमें सबसे ज्यादा डैमेज काउज करता है। उसके बाद खीरा, करेला, घिया, डांडी में तो सब में करता ही करता है, कद्दू वगैरह सब में करता है डैमेज। बट ये मोस्टली कुकरबीट्स का, वेजिटेबल का ही ज्यादा डैमेज करता है, बाकी कैप्सिकम, चिलीज वगैरह को ज्यादा डैमेज नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद इसको थोड़ा पीछे कीजिएगा। इसमें मैंने लिखा है ना मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप। जो मैंने बोला ना ट्रैप, एक प्लाईवुड का टुकड़ा होता है, और प्लाईवुड के टुकड़े को 24 घंटे, 48 घंटे या 60 घंटे, कुछ ऐसा टाइमिंग होता है, उसको डिप करके रखते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस दवाई को। दिस इज ए फेरोमोन गंध। इसको मैंने बोला था, ये एक तरह का परफ्यूम है, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं ना, ये एक परफ्यूम है जो इसके अंदर डाला होता है, और ये परफ्यूम उस मेल को अट्रैक्ट करता है, और ये फीमेल वाला परफ्यूम है। और उसको जैसे ये हवा में फैलना शुरू होता है, वो सारे मेल्स करीब करीब 100-200 मीटर के जितने भी मेल होंगे, सब वो बोतल में इकट्ठे हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो डेथ हो जाती है। तो हमारा टारगेट वही है। मिथाइल यूजिनॉल एक्चुअली में दिस इज अ केमिकल जिसके द्वारा बनाया जाता है। आप घर में नहीं बना सकते हैं, कोशिश करोगे मिलेगा नहीं मार्केट में आपको मिथाइल यूजिनॉल, और आजकल मिलते भी हैं तो कंसंट्रेटेड उतना नहीं होते हैं। आप अपनी यूज के लिए रुई में डाल करके, रुई को भिगो करके भी आप उसको लटका दीजिए, तो वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे वो मिथाइल यूजिनॉल, आपको मिल जाते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, जो एप्पल साइडर होता है ना, एप्पल का सिरका होता है, उसको आप कॉटन में डिप करो या बोतल में डाल दो आप, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अट्रैक्टेंट ऑफ दिस वन फ्रूट फ्लाई, वो सारा अट्रैक्ट कर लेता है। तो एप्पल साइडर को भी, अगर अच्छे क्वालिटी का ब्रांड का एप्पल साइडर हो, तो बोतल में थोड़ा डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, या फिर आप इसके अंदर गुड़ डाल करके, या केला जो सड़ा हुआ केला हो, खूब पक जाए, ओवर राइप हो जाए, उसके बाद उसको डाल दीजिए नीचे, उसमें थोड़ा सा मैलाथियोन डाल दीजिए, वो भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस 3-4 चीजें हैं जो आप छोटे एरिया में, जैसे किचन गार्डन वगैरह लगाया है, तो बोतल को क्या करना है, जैसे सिंपल ये बोतल है, इस बोतल में आपने यहाँ इतना एरिया में आपने छेद कर देना है। छेद क्या करना है, कोई गरम सरिया लेना है और उसको हल्का हल्का टच कर देना है, और इतना ही करना है जितना ये उंगली है, इससे थोड़ा सा कम ही, ताकि वो मक्खी जो है आराम से इसमें चला जाए। और इतना पोर्शन आपने नहीं करना है ना ऊपर करना है। यहाँ से बोतल को काट देना है प्लास्टिक का, उसके अंदर वो जो कॉटन वाला या कुछ भी आप लटका करके, और इसको बोतल को फिर यहाँ टेप लगा दीजिए पीले रंग का, और इसको आप टांग दीजिए, इसके अंदर जाएगा। और नीचे वाले पोर्शन में आप चाहो तो पानी डाल के, थोड़ा सा दवाई डाल के आप छोड़ सकते हैं। तो दिस इज ऑलरेडी ए ट्रैप जो हम यूज करते हैं आजकल। दूसरा, खेत की सफाई। इसमें स्पेशली इसलिए लिखा गया है कि लोग क्या करते हैं, करेले लगे हुए हैं, घिया लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है, अब डैमेज कर गया है, तो उन्होंने क्या करा, तोड़ते हैं वहीं गिरा देते हैं, तोड़ के वहीं गिरा दिया। उसको गिराना नहीं है, उसको यू हैव टू कलेक्ट इट एंड डंप इट, उसको जमीन में दबा दो, कहीं पे थोड़ा सा फावड़ा डाल करके उसको जमीन में दबा करके, नहीं तो इसके अंडे और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे। फिर मैलाथियन बेक्ड, जो मैंने बोला आपको, मैलाथियन आप पानी में डाल करके या गुड़ का पानी बना करके उसमें डाल करके मैलाथियन का 2-4 बूंद डाल करके आप छोड़ दीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रैप। आगे चलिए, एक आता है कटवर्म, जो बड़ा मेजर इंसेक्ट मैंने आपको बताया था। कटवर्म हमारा सबसे डेंजरस है इनिशियल स्टेज में, जब हम नर्सरी को हम लगाते हैं। तो कटवर्म क्या करता है, हमारा सभी सब्जियों में ये डैमेज करता है, कोई भी सब्जी इससे अछूता नहीं है। ये आलू को भी परेशान करता है, कई बार प्याज लहसुन भी लगाते हैं उसको भी करता है, कई बार जितने वेजिटेबल्स हैं सबको डैमेज कर सकता है। और ये इसी तरह से जब भी करेगा, ये रात को करेगा, शाम के 6-7 बजे के बाद, जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब ये एक्टिव होता है, और इसी तरह से ये डैमेज करता है। फील्ड, इसमें पौधे को जमीन के
बराबर में करीब करीब काट के गिरा देगा, आप ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा आसपास में। तो इसमें सॉइल के ऊपर स्प्रे करना इसमें जरूरी होता है। फील्ड सैनिटेशन, लाइट ट्रैप, इसका एडल्ट को हम पकड़ सकते हैं, या क्लोरोपाइरीफॉस। मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरोपाइरीफॉस अगर मिट्टी में आपने करना है स्प्रे तो कैसे करोगे आप, तो रेत में मिला करके क्लोरोपाइरीफॉस को 5 किलो 10 किलो रेत आप ले लीजिए, उसमें क्लोरोपाइरीफॉस को बिना डाइल्यूट किए मिलाइए और जितना क्वांटिटी, और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। दैट विल बी द वेरी गुड सॉल्यूशन, उससे ये खत्म हो जाता है। दानेदार भी आते हैं। हाँ जी सर, 10% 10%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दानेदार। आजकल तो वो भी क्लोरोपाइरीफॉस का ग्रेन्युअल्स आ रहा है। आपको थोड़ा नहीं बताया, एक होता है ग्रेन्युअल्स, एक होता है डस्ट, एक होता है कई से इसी लिखा होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट। तो ये चलो अगली चैप्टर होगा तब उसमें बताएंगे। आगे चलिए। इसके बाद होता है एक लीफ माइनर। ये बहुत ही कॉमन नहीं है, लेकिन जिसमें डैमेज करेगा, जहां एक बार आ गया। आजकल इसका एक सब्स्टिट्यूट आपने देखा होगा, टमाटर जो लगाते होंगे, इसको बोलते हैं कि पिन वर्म होता है, इसको बोलते हैं नाम भूल रहा हूं, पिन वर्म बोलते हैं। और वो इसी तरह का लीफ माइनर टाइप का ही होता है। आपका टमाटर का पत्ता जो देखेंगे ना, वो सफेद हो जाएगा, पेपरी हो जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा। ये खास करके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं देखता हूं, खासकर इस एरिया में बहुत ज्यादा है टमाटर में। टूटा एब्सोल्यूटा बोलते हैं उसको, बॉटनिकल नेम उसका जो है, जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज ए टूटा एब्सोल्यूटा। और ये डैमेज बहुत काउज करता है। तो ये टूटा एब्सोल्यूटा उसी टाइप का मिलता जुलता है ये, दैट इज जो लीफ माइनर है। और ये पत्ते के ऊपर और पत्ते के नीचे दोनों के बीच का जो खाने वाला जो जूसी पार्ट होता है ना, उसमें घुसता है ये, उसी में सुरंग करता है ना। ऊपर से स्प्रे करेंगे तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे से करेंगे स्प्रे तो फर्क नहीं। इसको जब भी फर्क पड़ेगा जब आप इसको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डालेंगे। सिस्टेमिक अबामेक्टिन सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक नहीं डालेंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो है। कोई कॉन्टैक्ट वगैरह इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसमें। नीम का स्प्रे सिस्टेमिक है, आप जान लेना, नीम का स्प्रे इट इज ए सिस्टेमिक। कई बार दिमाग में आए तो इसको सिस्टेमिक में मान के चलते हैं। सफेद लाइनें वगैरह दिखती है, इसका कीड़ा तो बहुत बड़ा दिख करके मैंने इनलार्ज करके दिखा दिया, अदरवाइज ये बहुत ही माइन्यूट होता है। और मटर के पौधे में, पत्ते में आजकल आपको बहुत ही क्लियर नजर आएगा, दूर से ही। गुलाब में नजर आएगा आपके। कई बार ऐसा केस हो जाता है कि मैरीगोल्ड में भी आता है, कई बार आपको गुड़हल के पौधे में नजर आएगा जो आपके घर में होता है, और टमाटर में नजर आएगा, बैंगन में भी नजर आएगा आपको ये। तो ये डैमेज करता है, प्याज लहसुन वगैरह में नहीं आता है ये। आगे चलिए। उसके बाद एक है माइट, स्पाइडर। घर में नॉर्मल स्पाइडर होता है जिसको हम मकड़ा बोलते हैं, है ना, मकड़े का जाल, वो वही है। बट इसकी एक वैरायटी जो है, दो चीजें स्पाइडर, और ये बहुत भयानक है। ये रोज में, जो रोज का कल्टीवेशन करते हैं खास करके पॉली हाउस के अंदर, रोज, कार्नेशन, ग्लैडलस और जरवेरा, इसमें ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है इकोनॉमिक चीज को, जो रोज के फूल को ही डैमेज करता है। बैंगन में तो खैर है ही ना, बैंगन के पौधे आपने लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। एकदम से आप देखोगे कि पत्ते अपने आप एक एक करके गिर रहे हैं बिना पीला हुए, हल्का हल्का दानेदार, उस पर डॉट डॉट नजर आएगा, बट गिर रहे हैं। वो इस तरह का डॉट नजर आएगा और गिरना शुरू हो जाएगा। नंगे आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पत्ते को पलटेंगे और देखेंगे तो जाली नजर आएगी हल्की सी, जो बैब होती है। वो जाल अगर नजर आया तो समझ लीजिए कि ये वही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बस सल्फर डस्ट वगैरह का हम यूज करते हैं, मिलता है कई बार पंजाब वगैरह में तो मिलते हुए देखा है मैंने। उसके बाद इसको वाटर स्प्रे, पानी का स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल किया जाता है। जब हम पानी का फुहारा मारते हैं ना पॉली हाउस में, हम इसको कहते हैं मिस्ट चला दो 15-20 मिनट के लिए, तो गुलाब में काफी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। तो मिस्ट इस वाटर का, पानी का छिड़काव जैसे गर्मियों में हम करते हैं, उस तरह से घंटे 2 घंटे हम इसको चलवाने के लिए बोलते हैं। और इससे काफ़ी हद तक ये 100% कंट्रोल नहीं होता, मरता नहीं है, बट उससे कंट्रोल होता है। अदरवाइज माइटीसाइड यही है, माइटीसाइड इसका ये अलग ही इंसेक्टिसाइड से हल्के हटके है। ऊमाइट करके कई सारे आते हैं किंग, तो वो इसका स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं अलग से, बट ये डैमेज बहुत करता है ये।
हमारा इकोनॉमिक वैल्यू, जितने अच्छे फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, जितने अच्छी वैल्यू वाले, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, खास करके आपके चैल वगैरह के सोलन के आसपास में जो फ्लावर ग्रोवर हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे को क्राइसेंथीमम में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, कार्नेशन में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इवन फार्मर रोने लगता है जब उसकी फ्लावर का एक एक डिमांड 10-10 रुपये हो जाता है, तो वो कहता है कि हमारा बच ही नहीं रहा, तो क्या करें। और इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है कि अगर ये कंट्रोल हो गया तो हो गया। इसमें एक साइकिल हम देते हैं 10 इंसेक्टिसाइड का, ब्रांड का, कि उसको आप रोटेशन में करोगे तब ये डैमेज कंट्रोल होगा। एक से चाहोगे कंट्रोल करना तो दूसरी जो इसकी जो रेजिस्टेंट पावर है वो इतनी जल्दी डेवलप हो जाती है कि उसको इंसेक्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलिए। हीरे पे भी आता है। हीरे पे भी आता है, हाँ हाँ। काम वहीं पे भी होता है। फ्ली बिटल, ये बहुत, आपको मैंने बोला था वो जो जैसे ये भी बता रहे थे, नारंगी रंग का कीड़ा होता है जो पत्ते के सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पंपकिन बिटल हम बोलते हैं। ये खीरा में भी, करेला में भी होता है, सब कुछ को डैमेज करता है। और आजकल के डैमेज में आजकल आप देखोगे तो गोभी और मूली में बहुत ज़्यादा डैमेज काउज करता है ये। तो ये बिटल है एक तरह सा, जिसका ऊपर का जो सतह है वो थोड़ा हार्ड होता है। नीम स्प्रे, कार्बरिल वगैरह का इसमें स्प्रे करते हैं। अब कार्बरिल ऑलरेडी बंद हो गई है कई जगह, सही बात बोल रहे हैं आप, कार्बरिल बंद हो चुकी है। 7 के नाम से आती थी पहले, बहुत अच्छी दवाई थी वो, एक तरह से बड़ी इफेक्टिव था। और ऐश का डस्टिंग, इसमें वही मैंने बोला चूल्हे की राख को आप डस्ट कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। ये एक्चुअली दिखने वाला कीड़ा है, तो मैं तो ये मानकर चलता हूँ जो दिखने वाला कीड़ा है ना, वो डैमेज कम करता है। बहुत बड़ा दिखने वाला, जितना बड़ा कीड़ा उतना कम डैमेज, उतना कम हमारे लिए इकोनॉमिकल डैमेज करता है। राख से भी कंट्रोल हो जाता है। आप चूल्हे की राख फेंकिए, बट चूल्हे की राख में एक ही ड्रॉबैक है, अगर बारिश हो गई तो फिर वो 0 हो गया, फिर अगेन आपको चूल्हे की राख डालनी पड़ेगी। ये है थोड़ा सा, करिए आगे। इसके बाद आप मैगेट की बात कर रहा है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मक्खी की तरह होता है। कई बार आप खेत में जाएंगे ना, आपके ऊपर मक्खियां बैठ जाती है, बड़े आकार का। कई बार लोग बोलते हैं कि टाइफाइड वाला की मक्खी है, सुना है आपने कि खेत में गए थे, इसलिए बोलते हैं कई बार कि घास काटने जाओ तो फुल बाजू का पहन करके जाओ। उसी टाइप का ये मक्खी होता है, देखने में बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इसका जो मैगेट है, लार्वा है, वो रूट सिस्टम पे ही जाके डैमेज करता है। ये बहुत ही डेंजरस